नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए प्रेम गुप्ता मानी जी की लिखी कहानी गृह रुदन। दोस्तों, 80 के दशक से लेखन में सक्रिय प्रेम गुप्ता मानी जी के अब तक 10 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य की लगभग हर विधा में लिखने वाली मानी जी देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में स्थान पा चुकी हैं और आज भी लगातार अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य जगत से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने 1984 में कथा संस्था यथार्थ का गठन किया व 14 वर्षों तक लगातार हर माह कहानी गोष्ठी का सफल आयोजन भी करती आईं। इस संस्था से देश के उभरते व प्रतिष्ठित लेखक पूरी शिद्दत से जुड़े रहे। हाल ही में इन्हें पंडित विशंभरनाथ शर्मा कौशिक स्मृति समिति द्वारा विशिष्ट साहित्य सम्मान भी प्रदान किया गया। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी कहानी गृह रुदन। बाहर तन को सुकून देने वाली दिसंबर की गुनगुनी धूप पसरी हुई थी, पर अंदर तपता हुआ रेगिस्तान था। उसकी अंगार सी दहकती बलुई जमीन के अंदर तक धंसा था मकान। चलने से तो सिर्फ पांव में ही छाले पड़ते हैं, पर मकान के तो पूरे अस्तित्व पर ही जैसे छाले फूट आए थे और अब उनकी टीसन से उसका पोर पोर दुख रहा था। इस बंजर तपती हुई बलुई जमीन पर यूं चलने का कोई कारण? हाँ, कारण शाश्वत था और चाहने पर भी वह उससे बच नहीं पाया था। आखिर रामदयाल उसका बचपन का मित्र था, सुख दुख का साथी था। हर क्षण उसने उसका साथ दिया था, उसकी अंतरंगता को पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया था। तो आज ऐसे समय में जब रामदयाल को इस तपते रेगिस्तान में चलते रहने के लिए एक साथी की जरूरत है, तब वह उसका साथ कैसे छोड़ दे। यद्यपि रामदयाल का वह उद्दंड और स्वार्थी बेटा रमेश मानो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उनका यह साथ छुड़ाने के लिए, पर वह जानता है कि इसमें वह कभी सफल नहीं होगा। मकान के अंतर में फिर एक टीस सी उठी। यह रामदयाल रमेश के आगे इस तरह निरीहता से गिड़गिड़ा क्यों रहा है? रमेश नहीं मानता तो ना माने, न रहे साथ में, क्या फर्क पड़ता है? वह तो है ना रामदयाल के हर दुख को अपने ऊपर झेलने को तैयार। पर वह बिना कुछ बोले चुपचाप बस बाप बेटे की बातें सुनने लगा। उसकी अंतरंगता को पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया था। तो आज ऐसे समय में जब रामदयाल को इस तपते रेगिस्तान में चलते रहने के लिए एक साथी की जरूरत है, तब वह उसका साथ कैसे छोड़ दे। यद्यपि रामदयाल का वह उद्दंड और स्वार्थी बेटा रमेश मानो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उनका यह साथ छुड़ाने के लिए, पर वह जानता है कि इसमें वह कभी सफल नहीं होगा। मकान के अंतर में फिर एक टीस सी उठी। यह रामदयाल रमेश के आगे इस तरह निरीहता से गिड़गिड़ा क्यों रहा है? रमेश नहीं मानता तो ना माने, न रहे साथ में, क्या फर्क पड़ता है? वह तो है ना रामदयाल के हर दुख को अपने ऊपर झेलने को तैयार। पर वह बिना कुछ बोले चुपचाप बस बाप बेटे की बातें सुनने लगा। दोनों ही अपनी तरह से अपनी बात पर अड़े थे। तो तुम नहीं रुकोगे? नहीं, मैंने एक बार फैसला कर लिया सो कर लिया, और मैं तो आपसे भी कहता हूँ, छोड़िए मोह इस टूटे फूटे मकान का और चलकर रहिए हमारे साथ। आप आखिर ये क्यों नहीं समझते कि मेरी भी कोई इज्जत है? इतनी बड़ी पोस्ट है, बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना है, कोई जानेगा तो क्या कहेगा? मैं इतने बड़े बंगले में रहता हूँ और मेरे माँ बाप एक गंदे से टूटे फूटे खंडहर में, 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रह जाएगी मेरी। तुम इसे गंदा कह रहे हो, टूटा फूटा खंडहर कहते हो? अरे इसकी एक एक ईंट में मेरे बाप दादा की आत्मा बसी हुई है। अपने खून पसीने से खड़ा किया था उन्होंने इसे, और तुम? बूढ़े रामदयाल की धुंधलाती आंखों से आंसू झर पड़े। तुमने भी तो यहीं इसी जमीन पर जन्म लिया है। आज तो तुम्हारे पास पैसा है, चाहो तो इसी को मरम्मत करा सकते हो। पर जानता हूं तुम ऐसा चाहते ही नहीं हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें न मुझसे मोह है न इससे, बस किसी बहाने से तुम हम लोगों को छोड़ना चाहते हो।
आपको जो समझना हो समझ लीजिए, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, इसलिए बेवजह बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। पूरी बेमुरव्वती से अपनी बात कहकर रमेश बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया तो रामदयाल कटे पेट सा वहीं ढह गया। उसकी ऐसी हालत देखकर मकान के अंदर एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। एक ऐसा रेगिस्तानी बवंडर जो पल भर में सब कुछ तहस नहस कर सकता है, जिसे चाहे तिनके सा उड़ा सकता है। सच में अगर वह उद्दंड उसके बाल सखा की औलाद न होता तो अभी वह अपनी बाहों के बीच मसलकर उसकी खोपड़ी ही तोड़ देता, या फिर अपने सेलिल पैरों तले दबाकर उसकी सांसें ही घोट देता। पर उसकी इच्छा हुई कि वह अपने मित्र से लिपटकर उसके दुख में खुद भी रोए या फिर उसे सांत्वना ही दे दे और इस तरह उसके सारे दुखों को अपने भीतर सोख ले। पर चाह कर भी वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वह जानता कि कई दुख ऐसे होते हैं जिन्हें चाह कर भी बांटा नहीं जा सकता। रामदयाल को भी अपने ऐसे दुखों के पहाड़ को अकेले ही अपने सीने पर झेलना होगा। वह जानता था कि रामदयाल को सिर्फ अपने बेटे के जाने का ही गम नहीं था, बल्कि यह उसकी बरसों की मेहनत, तपस्या और प्रेम को पल भर में ही नकारने और ठुकराने का दर्द था, जो किसी को भी पथरा सकता था। रामदयाल भी ऐसे ही पथरीले छड़ों में कमरे के बचे खुचे सामानों के बीच कुछ इस तरह बैठा था जैसे किसी कब्रिस्तान में ढेर सारी कब्रों के बीच कोई ताज़ी लाश चंद लम्हों बाद दफनाए जाने के इंतज़ार में। सब कुछ ऐसा ही जड़ीभूत हो जाता है कि अचानक एक हल्की सी पदचाप ने मकान का ध्यान बांट दिया। रामदयाल पर से अपनी नज़रें हटाकर उसने बाहर की ओर देखा तो और भी दुखी हो उठा। उसके अंदर के कब्रिस्तान में एक और लाश का इजाफा हो गया था। सन से सफ़ेद बाल, बिना दांतों का अंदर की ओर, पूरी तरह धंसा पोपला मुंह, झुकी कमर जो आज कुछ ज़्यादा ही झुकी लग रही थी। जाने क्यों मकान को अपने से वितृष्णा हुई। आज अगर वह न होता तो उन लोगों की यह हालत भी न होती। पर अगले ही पल उसके विचारों को झटका लगा। अरे नहीं, वह होता या न होता उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। रमेश की तो पहले ही इनके साथ रहने की कोई मंशा नहीं थी, फिर वह कहाँ से खुद को बीच में लाकर जिम्मेदार मान रहा। बीच में तो वह शानो शौकत से भरा बंगला और उसमें रह रहे बेटे का ऊंचा ओहदा आ रहा है। इन्हीं सब ने तो अब बाप बेटे के बीच बची हुई इस थोड़ी सी जमीन जिस पर इन लोगों ने हल्का सा पांव टिकाया हुआ था में भी दरार बना दी। और आज यह दरार इतनी चौड़ी हो गई कि खुद ब खुद दोनों के पांव अलग हो गए। सहसा मकान के अंदर ढेर सारा कुछ दरक गया और न चाहने पर भी स्मृतियां बालों के कणों सी धीरे धीरे झरने लगी। पहले यहाँ कितना सुंदर संसार बसा हुआ था। वह संसार आकाश सा विस्तृत होने के बावजूद सीमाहीन नहीं था। सागर सा गहरा होने के बावजूद ज्वार का कहीं नामो निशान नहीं था। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक लड़की मीना और उसका छोटा भाई या आज का बूढ़ा रामदयाल। आज इतने बरस बीत जाने पर भी वह कुछ नहीं भूला है। उसने रामदयाल के जन्म के बाद उसके पिता को व्यापार में मुनाफा कमाकर आकाश में चढ़ते सूरज सा टंगते देखा है, तो चंद सालों बाद अचानक व्यापार में तगड़ा घाटा खाकर किसी पत्थर सा सिवारी जल में विलीन होते भी देखा। फिर धीरे धीरे सब खत्म होता गया। अपने बेटे के गम में रामदयाल के दादा का सन्यासी होकर पहाड़ों के बीच खो जाना, दादी का अपने बिखरते टूटते परिवार के दुख में सिसक सिसक कर दम तोड़ना, और फिर माँ का असहायता की अवस्था में जिंदगी के ऊंचे नीचे रास्तों को अकेले पार करना। मकान चाहे भी तो उन लम्हों को अपने से अलग नहीं कर सकता, और उसे तो ये भी पता है कि रामदयाल भी आज तक उनसे खुद को विलग नहीं कर पाया। यद्यपि उस समय यह रामदयाल सिर्फ 6 बरस का था और मीना 8 की, फिर भी कोई कुछ नहीं भूला। मकान को अक्सर लगता है कि उस समय अगर वह घर के लायक बेटे के रूप में माँ के सामने न होता तो अकेली माँ
अपने उन 2 अबोध बच्चों के साथ या तो गले में रस्सी डालकर फांसी लगा लेती या फिर दूसरों के सहारे जीवन काटने की कोशिश करती। पर मकान को इस बात की खुशी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन वीरान रास्ते पर चलने के बाद माँ ने जीने का सरल रास्ता निकाल ही लिया और इसके लिए उसके बाएं कांधे का सहारा लिया। उस समय अपनी मजबूरी भरी वीरानगी से घबराकर माँ ने उसके सहारे किराया तो लेना शुरू कर दिया था, पर वह इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन वह दिल में बहुत संतुष्ट था। उसके बदन का एक एक हिस्सा भी अगर उनके काम आता तो भी वह उफ न करता। आखिर इतना प्यार भी दिया था उसे सबने, और सबसे ज्यादा तो माँ ने। एकदम अल्ल सुबह जब सूरज की पहली किरण भी नींद की खुमारी में डूबी होती, तभी माँ उठकर उसकी सेवा टहल करने में जुट जाती। वह उसके बदन के पोर पोर की गंध झाड़ती, गीले कपड़े से पोंछती और फिर तरह तरह से उसे सजा सवार कर इस तरह खुश होकर उसे निहारती जैसे वह उनका सबसे लाडला प्यारा बेटा हो। उसके कुछ देर बाद ही उसका रोम रोम एक भीनी खुशबू से महक उठता, और खुशबू भी ऐसी होती जो चुपके से जाकर रामदयाल और मीना को भी जगा देती। वे दोनों आंखें मलते हुए उठते और जल्दी से हाथ मुंह धोकर उस खुशबू को अपने भीतर भर लेने को बेसब्र हो उठते। उनके इस उतावलेपन पर माँ के साथ मकान भी हंसता, साथ ही इस बात से खुश भी होता कि उन दोनों से पहले ही उसने उस खुशबू को पी लिया है। मकान को यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। माँ के आसपास से आती वह अनाहदित गंध, रामदयाल और मीना की मासूम खिलखिलाहटें, और उन सब से भी ज्यादा बड़ा सुख माँ का सुकून भरा शांत चेहरा। उन प्यारे पलों को अपने भीतर समेटते हुए मकान हर पल यही कामना करता कि वह प्यारा सा संसार अब और न उजड़े और बीते समय को भुलाकर उसी तरह खुश और सुखी रहे। पर ऐसा हुआ कहाँ। मन जो चाहता है उसे हमेशा मिल कहाँ पाता है। मकान को भी अपना मनचाहा नहीं मिला। 13 बरस की नन्ही उम्र में ही मीना एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गई, तो उसके बाद समय के इतने थपेड़े से टूट चुकी माँ भी 2 बरस से अधिक जी नहीं पाई थी। यह उसके और रामदयाल दोनों के लिए ही बहुत बड़ा हादसा था। दोनों ही असमर्थ थे इसे झेलने के लिए, पर क्या कर सकते थे सिवाय सारी सारी रात आंखों में काट देने के। रामदयाल निशब्द सारी रात रोता तो वह भी उसके साथ बूंद बूंद झरता। कौन किसे दिलासा देता। उस समय मकान को लगने लगा था कि अगर ऐसे ही रहा तो जल्दी ही यह रामदयाल भी खत्म हो जाएगा और फिर उसकी बारी भी आ जाएगी। वह बेहद डर गया था। उसके साथ साथ अब रामदयाल के भीतर भी हर वक्त एक सन्नाटा पसरा रहने लगा था। सब कुछ थोड़ा थोड़ा रीतता जा रहा था कि तभी रामदयाल के ददिहाल के तरफ से कोई दूर की रिश्तेदार अपनी बेटी के साथ उसके अंतस में आ टिकी। रामदयाल के साथ साथ उन्होंने उसे भी संभाल लिया था। एक बार फिर उसके बियावान जंगल से हो उठे वजूद में मानो चिड़ियों की मीठी चहकन गूंजने लगी थी। मकान को याद है उन दिनों की वह बात जब उस रिश्तेदार ने जवान हो चुके रामदयाल के हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंपते हुए कहा था, आज से जीवन के हर कदम में यह तुम्हारा संबल बनेगी, इसे स्वीकार करो। तो मानो रामदयाल के साथ मकान का भी पूरा बदन नुरानी हो उठा था। रामदयाल की यह जीवन संगिनी, आज की आंसू बहाती यह जर्जर बूढ़ी, उस समय कितनी सुंदर, नर्म और कोमल सी हुआ करती थी। उसे इधर उधर फिरते देख मकान को अक्सर लगता जैसे सूरज की पहली किरण अपने नाजुकपन से भरी उसकी हथेली पर उतर आई हो और अब उसे भी उसका भरपूर ख्याल रखना है। पर आज समय ने उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी हंसी भी ऐसी छीन ली कि वक्त बेवक्त मकान भी 8-8 आंसू रोता है। अचानक तेज घर घर की आवाज से रामदयाल के साथ ही मकान भी चौंक उठा। बाहर रमेश का सामान ले जाने के लिए ट्रक आ गया था। मजदूरों ने तेजी से आकर सामान ट्रक पर लादना शुरू कर दिया, तो रामदयाल बिना कुछ बोले अंदर की ओर चला गया। मकान ने एक कोने में बैठी उसकी पत्नी की ओर देखा। उसका झुर्रीदार गोरा चेहरा
एक अजीब सी कातरता से पीला पड़ गया था। आंखों में आंसू भरे शायद वह रमेश से कुछ कहना चाहती थी, पर मजदूरों को हिदायतें देते उसके बेटे की नज़र एक बार भी उसकी तरफ नहीं घूमी। बूढ़ी ने एक गहरा निश्वास भरा और डग डग करते कदमों से रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई तो मकान ने देखा। उसके हाथों में मिठाई के खाली डिब्बों में घर के बने पकवान थे, लड्डू, मठरी, बर्फी, और एक डिब्बे में ढेर सारी पूरियां और सूखे आलू की सब्जी। उसने जाकर सारा सामान रमेश को पकड़ाया तो खुश होने की बजाय जाने क्यों वह चिड़चिड़ा गया। अब इनका क्या करूंगा मैं। फिर अगले ही पल माँ का निरीह चेहरा देखकर थोड़ा नर्म भी पड़ गया। तुमको तो पता है ना माँ, विभा ये सब न तो खुद खाती है न मुझे खाने देती है। कितनी डाइट कॉन्शियस है वो। परेशान न हो, हम मैनेज कर लेंगे। पर बेटा, एक दिन खाने से कुछ नुकसान थोड़े ना करेगा। इतनी मेहनत से बनाया है सब कुछ। अब इस उम्र में मैं और तुम्हारे पिता तो ये सब नहीं खा सकते ना, पचेगा ही नहीं। फालतू में क्यों बर्बाद करना बेटा। मकान को बूढ़ी पर गुस्सा आया। बेटा बहू सीधे मुंह बात नहीं करते। डाइट के नाम पर शादी के एक हफ्ते बाद से ही चूल्हा अलग कर रखा है, और आज 6 महीने बीतते न बीतते घर भी अलग कर लिया। पर यह औरत है कि अपनी ममता से ही हारी जा रही। पराये हो चुके इन लोगों के लिए भी सौगात दे रही कि कहीं वहां जाकर वे लोग भूखे न रहें। बर्बादी की चिंता कर रही हो तो लो, कुछ बर्बाद नहीं होगा, कहते हुए रमेश ने अपने ड्राइवर को बुलाकर सारे डिब्बे उसे पकड़ा दिए। या अपने घर ले जाना बच्चों के लिए। इस अचानक हुई घटना से बूढ़ी कुछ ऐसी हक्की बक्की रह गई कि उसका मुंह तो खुला पर आवाज जैसे कहीं खो गई। उसकी ऐसी दशा देखकर मकान का पूरा शरीर जैसे गुस्से से थरथरा गया। उसी गुस्से में भरकर उसने रमेश पर थूक दिया। ओ शिट, कहता रमेश चिहुक कर 2 कदम पीछे कूद गया। अपना क्षोभ भूलकर बूढ़ी अपने सूखे हाथों से ही बेटे के बाल और कपड़े झाड़ने लगी, पर गर्द के साथ उसे भी झटकता रमेश बड़बड़ाते हुए बाहर आकर मजदूरों पर बरस पड़ा। कितनी बेकदरी से रख रहे हो सामान, संभाल के रखो सब। एक बात समझ लेना, अगर इन सामानों पर एक भी स्क्रैच आया ना तो सबका पैसा काट लूंगा। ऊपर छज्जे से झांकते मकान के कानों में उसके ये शब्द किसी खौलते तेल की तरह पड़ रहे थे। वाह बेटा, सामानों के स्क्रैचेस की इतनी चिंता, और ये जो अपने माँ बाप के मन पर इतनी खरोचें डाली हैं, उनकी आत्मा तक लहूलुहान कर दी है, उनकी चिंता नहीं है। मकान के तन पर चढ़े ढेरों सामानों को एक एक करके जब ट्रक पर लाद दिया गया तो मकान जैसे एकदम अधनंगा हो गया। धीरे धीरे चलता हुआ रामदयाल भी बाहर आकर खड़ा हो गया था। अगल बगल खड़े पति पत्नी ने मानो एक साथ ही गहरी उसास भरी। मकान को इनकी यही उसास जब तब बेचैन कर देती है। बेचैन तो वह और भी कई बातों से हुआ था, खास तौर से उस दिन जब यही बेशरम रमेश इन दोनों को बिना बताए शादी करके दुल्हन भी ले आया और इनके बचे खुचे अरमानों पर बड़ी बेरहमी से पानी फेरकर अगले ही दिन हनीमून पर भी निकल गया था। इन दोनों ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिए जाने के एहसास से उस वक्त जिस तरह क्रंदित उसास भरी थी, लिजलिजी छिपकली सा वह आज भी उसके जेहन से चिपका है। वह कई बार उसे अपने से दूर झटकना चाहता है, पर हार जाता है। आखिरकार उसने भी इन दोनों की तरह उस एहसास को अपने वजूद का एक हिस्सा स्वीकार कर लिया है। देखना कोई सामान छूट न जाए। रामदयाल ने इस समय भी एक जिम्मेदार पिता होने का फर्ज निभाया या अपने बेमुरव्वत बेटे को कोई ताना मारा, मकान समझ नहीं पाया। नहीं, सारे ज़रूरी और कीमती सामान चेक करके रख लिए हैं। अब जो यहाँ रह भी जाएगा वह सब फालतू ही है। रमेश की बात शायद रामदयाल को काफ़ी झन्नाटे से लगी थी। तभी वह हल्के से लड़खड़ा गया, जिसे हमेशा की तरह बूढ़ी ने ही थाम लिया। बेटे को दूर जाते देख दोनों की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, पर मकान बिल्कुल निष्प्रिय था। जो सब मोह त्याग कर जा रहा, उससे कैसा मोह। रमेश ने भी जैसे
2 वाक्यों में अपने बेटे होने का दायित्व निभा दिया। अब ऐसे क्यों रो रहे हो आप लोग? कहा तो था कि मेरे साथ चलकर रहिए, पर नहीं। आपकी तो अपनी जिद ही सबसे ऊपर रहनी चाहिए ना। औलाद के साथ नहीं रहना, इसी खंडहर में रहना है तो रहिए अपने पुरखों की जमीन पर। मकान का खाली तन भी उसकी बात सुन मानो सुलग पड़ा। बड़ा आया औलाद कहीं का। अपनी बीवी पर इतना जोर तो चला नहीं कि उसे आज के दिन भर के लिए यहाँ रुकने को कह पाए। सुबह सवेरे ही नया घर सेट करने के बहाने वो चली गई और अब पीछे पीछे यह भी अपना मुंह छिपा के भाग रहा। मकान ही क्या, पूरा मोहल्ला देखता था कि दोनों बेटा बहू इन बूढ़े पति पत्नी के साथ कैसे बेगानों सा व्यवहार करते थे। बाकी दिनों का तो छोड़ो, हर हफ्ते छुट्टी के दिन भी दोनों बेटा बहू सुबह से घूमने निकले, देर रात को खिलखिल करते लौटते और सीधे अपने कमरे में जा घुसते। घर में माँ बाप कैसे समय काट रहे, इससे दोनों को ही कोई मतलब नहीं था। अपना सौदा सुलभ खुद बूढ़ा रामदयाल ही लाता और उसकी बुढ़िया पत्नी अपने दोनों का नाश्ता खाना बनाती। उनके लिए एक रंगीन टेलीविज़न लगाकर माँ बाप के अकेलेपन की चिंता से रमेश ने खुद को मुक्त कर लिया था। मकान को अक्सर तब बड़ी पीड़ा होती थी जब दिन भर की थकान इन दोनों के बूढ़े घुटनों में उतर आती थी और तब सारी रात वे दोनों या तो निशब्द कराहते या फिर बिना एक दूसरे से कुछ कहे सुने ही बारी बारी से एक दूजे का घुटना दबाने लगते। मकान यह सब मौन खड़ा देखता रहता, महसूसता, और फिर उनकी वह सारी पीड़ा, सारी थकान एक बारगी ही उसके पूरे बदन में समाने लगती। घर घर करता ट्रक जाने लगा तो उसकी आवाज़ से मकान की सोच की लड़ी एक झटके से टूट गई। चौंक कर उसने देखा, रामदयाल और उसकी पत्नी उसके अंदर ऐसे आ रहे थे मानो 2 जिस्म नहीं, बस 2 रूहें किसी और के शरीर में एक साथ प्रवेश कर रही हों। मकान को एक झुरझुरी सी छूटी, जैसे वह किसी परकाया प्रवेश का अनुभव कर रहा हो। 2 बूढ़ी रूहें उसके खोखले हो चुके शरीर में आती हुई। मकान ने एक गहरी सांस ली, साथ में रामदयाल और उसकी पत्नी ने भी। घर कैसा अजीब सा लग रहा है ना? हाँ, एकदम खाली खाली सा। बच्चों के चले जाने से कैसे कटेगी जिंदगी? कट ही जाएगी उसी तरह जैसे अब तक कटती आई है। मकान का कलेजा फट गया। लगा जैसे किसी ने उसके कोमल दिल में सीधे कोई सूजा घोंप दिया हो। अपने बच्चों के रहते भी तो ये लोग अकेले ही थे, बस एक भ्रम था जो उन्हें कभी कभी एक झूठा संतोष देता रहता था। अब वह भ्रम भी टूट गया। मकान के मुंह से एक पीड़ा भरी आह निकली और शून्य में विलीन हो गई। उन दोनों को इतनी देर से ऐसे ही बैठे अनचिन्ही आंखों से दूर कहीं ताकते देखकर मकान चिंता से सुबक उठा। अपनी ममता के हाथों लाचार होकर उसके साथ साथ कहीं खुद को भी एकदम न बिसरा दे। पर थोड़ी देर बाद रामदयाल की पत्नी की आवाज़ सुनकर उसने राहत की सांस ली। चलो कुछ खा लो, रमेश के जाने के फेर में तुमने खाना भी नहीं खाया। नहीं, मेरा जी नहीं है, तुम खा लो और फिर सो जाते हैं। अब करना ही क्या है? हाँ, अब करना ही क्या है? रामदयाल की पत्नी ने भी गहरी सांस लेकर उसकी बात का समर्थन किया तो करुणा से भरे होने के बावजूद मकान का मन क्षोभ से भर उठा। ये दोनों तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मालिक उन्हें अपनी नौकरी से बर्खास्त करके चला गया हो। उसका दिल किया उन्हें अपने मन की बात सुना डाले, पर अपने बाल सखा को अपनी कड़वी बातों से वह और दुखी नहीं करना चाहता था। मकान के अंदर और बाहर का अंधेरा अब और घनीभूत हो उठा था, पर रोशनी के लिए कहीं से भी कोई हाथ नहीं उठे। रामदयाल और उसकी पत्नी वैसे ही बिना खाए पिए खाली पेट कंबल ओढ़कर लेट रहे, तो मकान को भी खाली पेट ही सोना पड़ा। वैसे उसे भी कोई भूख नहीं थी, पर रामदयाल और उसकी पत्नी के दुख ने उसे और बेचैन कर दिया। हालांकि सारी रात उन तीनों ने ही आंखों में काट दी, पर सुबह की पहली सुनहरी किरण ने जब धीरे से मकान के अंदर कदम रखा तो उसके उजाले में उसे लगा अब ये दोनों भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से जीने लगेंगे। पर समय के साथ भी कहीं कुछ बदलता नहीं दिख रहा था। वैसे वे दोनों अब उस जड़ता की गिरफ्त में तो नहीं थे, पर फिर भी सब कुछ जैसे मशीनी हो गया था। उन दोनों को इस तरह देख देख कर
किसी भावी अनहोनी की आशंका अब अक्सर उसका सीना चाक कर देती थी। रमेश के जाने के बाद शुरू के कई दिनों में उदास रहने के बावजूद रामदयाल और उसकी पत्नी के मन में एक क्षीण सी आशा थी कि अपने नए घर में सब व्यवस्थित हो जाने के बाद बेटा बहू उनसे मिलने जरूर आएंगे। पर महीना बीत गया और कोई नहीं आया। रमेश के दिए एक पुराने मोबाइल को लेकर बूढ़ी अक्सर अपने पति के पास बैठ जाती, पर रामदयाल की आहत ममता अपनी जिद पर कायम थी। ये नए जमाने की चीज माँ को दे देने भर से नजदीकियां नहीं बढ़ती ना। करीब आने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। आने की फुर्सत नहीं तो क्या 2 मिनट फोन पर भी खुद से कुशल क्षेम नहीं पूछ सकता क्या। उनके मन के अंधेरे ने अब मकान को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सुबह की नर्म किरण और दोपहर की गुनगुनी धूप को अपने भीतर उतारने के लिए मकान जैसे तरस गया था। कई कई दिन बीत जाते और मकान अपने रोम रोम के बंद होने के एहसास से एक अजीब घुटन महसूस करने लगा था। दोनों पति पत्नी की विरक्तता भरी उदासी ने अब उसे भी इस तरह सिलना शुरू कर दिया था कि अब उसकी कमर भी झुकने लगी थी। उसका बाल सखा उसके साथ भी जिस परायपन से पेश आता था कि उसके दिल की गहराई तक एक जंगल उगने लगा था। कभी कभी उसे खुद का चेहरा देखकर भी घबराहट होती थी। वैसे दोनों के इस अंतहीन इंतजार के बदले रमेश तो नहीं आया। बस एक दिन उसका ड्राइवर आया था, एक लिफाफे में कुछ रुपए और इस संदेशे के साथ कि उसके साहब ने बोला है ये रुपए रख लो और अगर घर में साफ सफाई का कोई काम हो तो बता दो। रामदयाल और उसकी पत्नी ऐसे बैठे रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। मकान भी बिल्कुल खामोश रहा। ड्राइवर कुछ देर तक टुकुर टुकुर उनका मुंह ताकता रहा, फिर साहब को क्या बोलूं पूछकर कुछ देर और खड़ा रहा। वे तीनों फिर भी कुछ नहीं बोले तो हार कर वह वापस चला गया। तब से कोई नहीं आया, फोन भी नहीं। आजकल मकान को बड़ी कोफ्त होने लगी है। यह दोनों पति पत्नी बहुत अजीब हैं। उस दिन तो ऐसे चुप बैठे थे जैसे रमेश या उसके भेजे किसी आदमी से उनका कोई लेना देना नहीं। पर अब बाहर हल्की भी आहट होती है तो तुरंत ऐसे लपकते हैं जैसे खुद बेटा ही आया हो उन्हें पूछने। मकान को रमेश से ज्यादा इन दोनों पर गुस्सा आता है। जो छोड़ गया उसके लिए इतनी व्याकुलता, और वह जो हमेशा उनका साथ देने को तत्पर खड़ा है उसे उन्होंने ऐसे भुला दिया मानो उससे अब कोई सरोकार ही न हो। वह आजकल कितना गंदा नजर आने लगा है। उसे नहलाने धुलाने या संवारने को कौन कहे। महीना महीना बीत जाता है और किसी को उसका बदन पोंछने तक की सुध नहीं रहती। लेकिन जिन्हें अपनी चिंता नहीं रह गई उन्हें वह दोष दे भी तो कैसे दे। रामदयाल की पत्नी को तो अब अक्सर हल्का हल्का बुखार भी रहने लगा है। रामदयाल से वह भले छिपा ले पर उससे कैसे छिपा सकती है। ऐसे में कभी बेचैन होकर जब वो उसकी खाली जमीन पर ही लेट जाती तो बस वह भरसक अपने आंसुओं की नमी से उसे ठंडक पहुंचाने की कोशिश करने के अलावा कर भी क्या सकता था। इधर खुद मकान को भी बुखार महसूस होने लगा था। 30 पर अगस्त का महीना। इस महीने वैसे भी मौसम में बदलाव के कारण सबको सर्दी जुकाम जल्दी होता है। फिर अक्सर दिन रात भीगते रहना। आजकल तो जब वह भीगता है तो बस भीगा ही रहता है। इन दोनों को याद ही नहीं रहता कि उसका बदन पोंछ दें, वरना उसकी हालत किसी दिन ज्यादा खराब हो सकती है। हालत तो वैसे रामदयाल की भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। कभी एक जगह बैठता तो घंटों बैठा ही रह जाता, सोता तो फिर सोता ही रहता। उसकी खांसी अगर उभरती तो जैसे जिद पकड़ लेती कि उसे हलकान करके ही मानेगी। ऐसे में उसकी पत्नी कभी तेल में नमक डालकर गुनगुने तेल को उसके सीने पर मलती तो कभी अपने कांपते हाथों से अदरक का रस निकालकर शहद मिलाकर उसे चटाती। इतने पर भी अगर उसको आराम न आता तो अपनी भरी आंखें लेकर रामदयाल को समझाने लगती। सुनो, अगर रमेश और उसकी बहू यहाँ आकर नहीं रहना चाहते तो चलो, हम दोनों ही कुछ दिन उसके पास रह आते हैं। जवाब में रामदयाल कुछ बोले बिना उसको ऐसे ताकता कि एक बारगी तो मकान भी सहम जाता था। तो बेचारी उसकी पत्नी तो वैसे भी बहुत सीधी साधी थी। शायद यही कारण था कि अक्सर वह अपने मन की बात या तो अपने अंदर रखती या कभी एकदम एकांत में बैठे बैठे मकान के सामने धीमे से बुदबुदाते हुए बोल दिया करती। कई बार मकान उसकी बातों से सहमत होता भी,
पर रामदयाल को समझा पाना उसके वश में भी कहाँ था। पहले तो कभी कभार कोई पड़ोसी या पड़ोसन ही मिलने आ जाते थे, पर रमेश के जाने के बाद से धीरे धीरे किसी का आना भी बंद होता गया। मकान को कभी कभी शक होता था, ये पड़ोसी सच में इन दोनों पति पत्नी से मिलने आते थे या फिर अच्छी पोस्ट पर बैठा रमेश किसी दिन व्यवहार में उनके किसी काम आ सकता है, इस आस में वो सगापन दिखाते थे। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से मकान की तबीयत बहुत खराब लग रही थी। बाहर भी हल्का अंधेरा था और यहाँ उसके भीतर भी। बारिश से इलाके के ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी आ गई थी। पिछले 24 घंटों से कहीं लाइट नहीं आ रही थी। अपनी शादी से पहले रमेश ने जो इन्वर्टर लगवाया था उसे वह नहीं ले गया था, पर वो भी अब तक डिस्चार्ज हो चुका था। सो रामदयाल की पत्नी ने कमरे के एक कोने में मोमबत्ती जलाकर रख दी थी। मोमबत्ती की हिलती रोशनी में मकान को अपने साथ साथ उन दोनों का चेहरा भी अजीब भयावह लग रहा था। तिस पर रामदयाल की पत्नी जाने किस बात पर रहते रहते अपनी आंखें पोंछने लगती थी, जिसे देखकर भी अनदेखा किए हुए रामदयाल चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। ऐसे ही मनहूसियत भरे माहौल में रामदयाल सो गया और रोते रोते उसकी पत्नी भी सो गई। अपनी बेबसी पर धार धार आंसू बहाते मकान की आंख भी जाने कब लग गई, वो जान ही नहीं पाया। सहसा आसमान में जोरों की बिजली कड़की तो चौक के जागा मकान किसी अनजाने भय से बेतरह कांप गया और फिर किसी मासूम बच्चे सा अपने बाल सखा से लिपट गया। सुबह साफ शांत हो चुके आसमान से उतरकर सुनहरी किरण जब मकान से मिलने आई तो उसके साथ साथ सब लोगों ने देखा, अपने अंतिम समय में भी मकान ने अपने बाल सखा की पीड़ा हरने में उसका साथ नहीं छोड़ा था। अभी आप सुन रहे थे प्रेम गुप्ता मानी जी की लिखी कहानी गृह रुदन।